हम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। जो ये मैथ्स के टॉपिक्स हैं सब आपको जो है सबसे पहले आपको मैथ्स की बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप कुछ भी चीज़ सीख रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या है, छोटी छोटी चीज़ों को चीज़ें आएंगी तभी आप बड़ी बड़ी चीज़ों को कर सकेंगे। तो देखिए, अगर आप इन सब चीज़ों को जान गए तो मैथ्स में आप थोड़ा सा जान जाएंगे, बहुत बहुत कुछ जान जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि जो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृत संख्या है, गणना की संख्या है, हिंदू अरबी संख्या है, एक ही चीज को कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोला जाता है। आखिर प्राकृतिक संख्या होती क्या है? प्रायः अक्सर हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को गिनने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे गिनती को गिनते हैं। तो यही गिनती जो है, इसी गिनती को ही कहते हैं प्राकृतिक संख्या। तो भाई गिनती बहुत, एक से लेकर बहुत अनंत तक है गिनती। अनंत कहने का मतलब जो कभी खत्म ना हो। तो एक से लेकर अनंत तक गिनती है, तो ये सब आपकी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या में सबसे पहले आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि जो है प्राकृतिक संख्याएं हमेशा एक पूरी पूरी संख्या होती हैं। प्राकृतिक संख्या दशमलव में नहीं होती हैं, प्राकृतिक संख्या माइनस में नहीं होती हैं, और प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो बटे में नहीं होती हैं। जैसे कह दिया जाए कि बताइए -1, तो -1 आपका प्राकृतिक संख्या बिल्कुल भी नहीं है। -1 प्राकृतिक संख्या बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको बता चुके हैं कि माइनस की कोई भी संख्याएं हैं वो आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं है। और जैसे -100, ये प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है? ये प्राकृतिक संख्या बिल्कुल नहीं है। अगर माइनस में संख्या आपको कहीं भी दिख जाए और पूछा जाए कि बताइए ये प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है, तो आप जाहिर सी बात है जवाब देंगे कि वो जो है प्राकृतिक संख्या बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं माइनस में बिल्कुल नहीं होती है। अब जीरो जीरो पूछा जाए कि आपसे बताइए जीरो प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है, तो जीरो भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। बहुत से कंपटीशन एग्जामों में पूछा जाता है कि बताइए जो है जीरो प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है। जीरो प्राकृतिक संख्या बिल्कुल नहीं है। कैसे नहीं है, ये भी तो रीजन बताना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी चीज को आप गिनते हैं तो गिनते समय सबसे पहले जैसे 10 पेन है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नहीं गिनते हैं। गिनने के लिए प्रायः आप क्या करते हैं, 1 से शुरू करते हैं। तो इसलिए 0 से शुरू नहीं करते हैं, तो जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। आपसे कोई भी पूछे कि बताइए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो आप एकदम सटीक जवाब देंगे कि जो गिनती की संख्याएं होती हैं, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये तो कंफर्म हो गया कि प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं। अब आते हैं पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? जब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी मिला लिया जाता है। देखिए, हम यहाँ पे लिखे हैं 1 से लेकर अनंत तक, 1 से लेकर अनंत तक प्राकृतिक संख्या थी। अब जब प्राकृतिक संख्या में आगे जीरो को भी मिला लिया जाता है, तब वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं, होल नंबर कहलाती हैं। इंग्लिश में होल नंबर बोला जाता है इसको। अब चलते हैं सम संख्या किसको कहते हैं। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर बोला जाता है। सम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। आपसे कोई पूछे कि बताइए सम संख्या किसको कहते हैं, तो आप उसका जाहिर सी बात है जवाब दे दीजिएगा कि सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें अगर 2 से भाग दिया जाए तो वे संख्याएं पूरी पूरी तरह से कट जाएंगी, पूरी पूरी तरह से कट जाएंगी। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं हम, जैसे मान लीजिए ये 2 है और 2 में अगर 2 का भाग देंगे हम, तो देखिए 2 एका 2, 2 एका 2,
और 1 में 1 का भाग देंगे 1 ही आएगा। तो देखिए ये पूरा पूरा कट गया है, दशमलव में बिल्कुल नहीं आया है, तो ये आपका क्या है, सम संख्या है। अब देखिए ये 4 आपसे पूछा जाए कि बताइए 4 सम संख्या है कि नहीं है, तो आप जो है इसमें 2 का भाग दे दीजिए। अगर 4 पूरी तरह से कट जाए तो वो 4 क्या है, आपका सम संख्या है। तो देखिए 2 से हम इसमें भाग देंगे, 2 एका 2, 2 दूना 4, और 1 का 2 में भाग देंगे तो भाई 2 ही आएगा। तो देखिए 2 पूरा पूरा मिल रहा है और प्लस में है, ठीक है। तो हम बताए थे कि दो जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं प्लस में होती हैं और पूरी पूरी संख्या होती है। देखिए पूरी पूरी कट जा रही है ना, तो 2 क्या है, 2 आपका सम संख्या है। तो जब भी सम संख्या की बात की जाए, जब भी इवन नंबर की बात की जाए, तो उसमें 2 का भाग देने पर वह संख्या जो है पूरी तरह से कट जाती है। अब चलिए विषम संख्या की बात करते हैं। इंग्लिश में इसको ऑड नंबर बोलते हैं, इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिन संख्याओं में अगर हम 2 का भाग दें और 2 से वो संख्या पूरी तरह से न कट पाए, तो समझ लीजिए कि वो संख्या आपकी क्या है, विषम संख्या है। जैसे अगर हम एक में क्या है, एक में अगर 2 का भाग दें, तो अगर भाग देंगे तो 0.5 आएगा भाग देने पे। तो बताइए 0.5 पूरी तरह से कटा है, पूरी संख्या आई है, बिल्कुल नहीं आया है। तो 0.5 क्या है आपका, विषम संख्या है। वे संख्याएं जिन संख्याओं में 2 से भाग देने पर वे संख्याएं पूरी तरह से न कटे, तो वे संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं, विषम संख्या कहलाती हैं। तो विषम संख्याएं जैसे देखिए, अगर आप 1 में भाग देंगे तो पूरी नहीं कटेगी, 3 में अगर आप भाग देंगे तो 3 में भाग देने पर पूरा नहीं कटेगा, 5 में भाग देंगे तो 5 में अगर आप भाग देंगे तो देखिए 2.5 आएगा। तो 2.5 कहाँ पूरा 5 पूरा कहाँ कटा है, दशमलव में आ रहा है। तो ये सब जो संख्याएं लिखी गई हैं आपकी विषम संख्याएं हैं, ये संख्याएं आपकी क्या है, विषम संख्याएं हैं। अब आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक किसको कहते हैं, पूर्णांक किसको कहते हैं, देखिए पूर्णांक की जब बात करेंगे तो 0 से लेकर अनंत तक, 0 से लेकर अनंत तक और -1 से लेकर अनंत तक, जब ये पूरी की पूरी संख्याएं आपकी पूर्णांक में आती हैं, यानी पूर्ण संख्याओं, देखिए आप गौर कीजिएगा कि देखिए पूर्ण संख्याओं में क्या है कि पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर अनंत तक शुरू होती हैं। पूर्ण संख्याएं क्या है, 0 से लेकर अनंत तक शुरू होती हैं। तो देखिए इसमें क्या है, 0 से लेकर अनंत तक है और -1 से लेकर अनंत तक। हमारे कहने ये अनंत जो लगाया गया ये साइन है, चिन्ह है अनंत का, ये वास्तव में किस लिए लगाया जाता है, जैसे आप संख्या को लिखेंगे, आप कितना संख्या लिखेंगे, करोड़ों संख्या तो आप लिख नहीं सकते हैं, तो इसीलिए ये जो साइन लगा दिया जाता है अनंत, इसका मतलब होता है कि और भी आगे बहुत दूर तक है, इसकी इस गिनती की कोई सीमा नहीं है, इसलिए ये साइन का जब चिन्ह लगा दिया जाएगा समझ लीजिए कि आगे भी 5 6 7 8 ऐसे बहुत आगे तक है। अब चलते हैं, पूर्णांक पता हो गया कि 0 से लेकर अनंत तक और -1 से लेकर इनफाइनाइट तक माइनस वाली संख्या है, ये आपकी जो संख्याएं हैं वो आपकी पूर्णांक कहलाती है। अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं, अब अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, इंग्लिश में इसको प्राइम नंबर बोलते हैं, इंग्लिश में प्राइम नंबर बोला जाता है अभाज्य संख्याओं को। तो अगर अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वे संख्याएं जिन संख्याओं का केवल व केवल 2 गुणनखंड हो, जिन संख्याओं का केवल व केवल 2 गुणनखंड हो, फैक्टर 2 हो, फैक्टर कहने का मतलब है कि गुणनखंड, अगर जिन संख्याओं का 2 गुणनखंड हो तो वे संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। 2 से कम नहीं होना चाहिए और 2 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए,
2 से कम है और 2 से ज्यादा है तो वो क्या है, आपकी अभाज्य संख्या बिल्कुल नहीं है। 2 से ज्यादा है गुणनखंड या 2 से कम है गुणनखंड तो वो आपकी अभाज्य संख्या बिल्कुल नहीं है। हम एग्जाम्पल के रूप में अभाज्य संख्याओं को लिखे हैं, देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक और भी संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्याएं। देखिए हम 2 का अगर गुणनखंड करेंगे, 2 का गुणनखंड करेंगे, देखिए 2 2 से ही कटेगा, 2 के पहाड़े में एक बार में आता है और 1 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे एक बार में आएगा। देखिए 2 गुणनखंड है कि नहीं है, 2 का 2 गुणनखंड है, एक ये गुणनखंड है एक ये गुणनखंड है तो भाई 2 क्या है, आपकी अभाज्य संख्या है। और 2 को ही क्या कहा जाता है, सम अभाज्य संख्या कहा जाता है। 2 को ही क्या कहा जाता है, सम अभाज्य संख्या कहा जाता है। अब जैसे चेक करना हो 3 क्या अभाज्य संख्या है कि नहीं है, 3 का पता लगाने के लिए आप जो है इसका भी गुणनखंड कर लीजिए। आप 3 से भाग देंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, जब 3 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार में जाएगा कटेगा। अब एक बार से आप कर दीजिए, एक एक का एक, तो देखिए 3 का कई गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, दो गुणनखंड है। ऐसे ऐसे आप सबका करेंगे तो अभाज्य संख्याओं का हमेशा क्या है, 2 गुणनखंड निकलता है। और भाज्य संख्याएं जो होती हैं, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं का 2 से अधिक गुणनखंड होता है। जिन संख्याओं का 2 से अधिक गुणनखंड होता है वे संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। इंग्लिश में इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। तो जैसे आपसे ये 4 क्या है, 4 आपका भाज्य संख्या है, 4 क्या है, भाज्य संख्या है। कैसे भाज्य संख्या है, क्योंकि फैक्टर करके देख लीजिए, गुणनखंड करके देख लीजिए। गुणनखंड जब इसका 4 का करेंगे, 4 का जब गुणनखंड करेंगे तो देखिए 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4 और 2 एक का 2, फिर 1 एक का 1, तो देखिए ये एक तो 3 गुणनखंड मिला 4 का और एक 4 खुद 4 से कट जाएगा, यानी 4 का जो है 4 गुणनखंड मिल गया। तो और भाज्य संख्याओं का शर्त क्या होता है, कंडीशन क्या होती है, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं का 2 से अधिक गुणनखंड होता है। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि बताइए 9 भाज्य संख्या है कि नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि आप कहेंगे कि 9 क्या है, भाज्य संख्या है। कैसे भाज्य संख्या है, देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये 9 है, 9 देखिए 3 त्रिक का 9 और 3 एक का 3, एक बार 1 से भाग देंगे तो देखिए 9 का कई गुणनखंड मिला, 1 2 3, 1 9 जो है 9 से ही कट जाएगा, 9 जो है 9 से ही कटेगा, यानी 1 2 3 और 4 गुणनखंड प्राप्त हो गया। भाज्य संख्याओं का कंडीशन ही होता है कि 2 से अधिक फैक्टर प्राप्त होने चाहिए, 2 से कम नहीं और 2 भी नहीं, तो वे संख्याएं आपकी भाज्य संख्या कहलाती हैं। अब चलते हैं सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या किसको कहते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो सहअभाज्य संख्या क्या होती है, को प्राइम नंबर क्या को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वे दो संख्याएं जिन संख्याओं का गुणनखंड किया जाए, अगर उन संख्याओं में गुणनखंड केवल एक कॉमन हो, कहने का मतलब 2 ठो व्यक्ति हैं, 2 ठो व्यक्ति हैं और 2 ठो व्यक्ति में मान लीजिए कि मान लीजिए कि एक ही गुण सिर्फ व सिर्फ एक गुण दोनों व्यक्तियों में मिल रहा है, तो वैसे ही हम इसकी बात कर रहे हैं कि मान लीजिए 2 ठो क्या है, 2 संख्याएं हैं, एक मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे जो है 9 है और एक 10 है। आपसे पूछा जाए कि बताइए ये सहअभाज्य संख्याएं हैं कि नहीं है, दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं कि नहीं है,
कहेंगे हाँ बिल्कुल बिल्कुल सहअभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि 9 और 10 का आप गुणनखंड करके देख सकते हैं, इसमें केवल व केवल एक जो है एक उभयनिष्ठ मिलेगा, यानी दोनों में केवल एक उभयनिष्ठ मिलेगा। आप यानी उस 9 में भी एक एक मिलेगा और 10 में भी उभयनिष्ठ एक मिलेगा। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि दोनों में जो मिलता हो। उभयनिष्ठ का मतलब है कि दोनों में जो मिलता हो। जैसे मान लीजिए कि कोई एक बहुत काला व्यक्ति है और दूसरा भी एक बहुत काला व्यक्ति है, तो हम आपसे पूछेंगे कि बताइए उसमें उभयनिष्ठ क्या है। तो जो काला रंग है ना, दोनों में मिल रहा है, तो वही काला रंग आपका उभयनिष्ठ है। तो उसी प्रकार जब 9 का और 10 का गुणनखंड करेंगे, 9 का 10 का गुणनखंड करेंगे, तो केवल व केवल दोनों में एक मिलेगा उभयनिष्ठ। तो ये अगर एक एक जो है एक उभयनिष्ठ मिलता है, तो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं आपकी? वे संख्याएं आपकी सहअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हम गुणनखंड करके दिखा रहे हैं, देखिए एक कॉमन जरूर मिलेगा। 9 का गुणनखंड कर रहे हैं, 3 त्रिक का 9, 3 एक का 3, 1 एक का 1, और फिर 10 का करेंगे तो देखिए 2 5 10, 5 एक का 5, 1 एक का 1। तो देखिए यहाँ पे एक आप गौर से देखिए कि ये एक गुणनखंड, इसके सिवा दोनों में कुछ भी गुणनखंड नहीं मिल रहा है। ये आप देखेंगे गौर से, ये है गुणनखंड करने पे एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, इसके सिवा 9 और 10 के गुणनखंड में कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो 9 और 10 क्या है? आपकी सहअभाज्य संख्या है। जैसे आपसे कहा जाए कि बताइए आप जो है ये सहअभाज्य संख्या है कि नहीं है। जैसे आपसे कहा जाए जैसे आपसे कहा जाए कि बताइए 4 और 8 क्या यह सहअभाज्य संख्याएं हैं? तो आप इसका गुणनखंड करके देख सकते हैं। 4 का गुणनखंड कर लीजिए, 2 दूना 4, 2 एक का 2, एक बार एक से काट दीजिए, 1 एक का 1। अब 8 का गुणनखंड कर लीजिए, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एक का 2, फिर एक बार लास्ट में 1 से कर लीजिए, 1 एक का 1। अब बताइए इसमें क्या है? एक तो उभयनिष्ठ है, दोनों में एक मिल रहा है, लेकिन क्या है एक मिलने के साथ साथ देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है। हमारे कहने का क्या मतलब है कि ऐसी दो संख्याएं जिन संख्याओं का अगर गुणनखंड किया जाए, तो गुणनखंड बार बार हम बोल रहे हैं, ये जो आपका है ना इसी को गुणनखंड कहते हैं। 4 का गुणनखंड 2 2 1 और 8 का गुणनखंड 2 2 2 1। अगर गुणनखंड में दो संख्याओं के गुणनखंड में अगर एक उभयनिष्ठ है, अगर दो संख्याओं के गुणनखंड में एक उभयनिष्ठ सिर्फ और सिर्फ एक मिलता हो, दोनों में उनके गुणनखंड में एक मिलता हो, तो वे संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं? सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। लेकिन यहाँ पे जो 4 है 8 है सहअभाज्य संख्या बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप गौर से देखिए यहाँ पे एक मिल रहा है, एक मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 2 2, और क्या है एक के अतिरिक्त और भी उभयनिष्ठ हैं, और भी चीजें मिल रही हैं उसमें। तो 4 और 8 क्या है आपका? जो जाहिर सी बात है कि सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। अब यहाँ पे आ जाइए, देखिए 20 और 3 आपसे पूछा जाए कि बताइए 20 और 3 सहअभाज्य संख्याएं हैं कि नहीं है? हाँ बिल्कुल ये सहअभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि आप उसका गुणनखंड करके देख सकते हैं। जैसे गुणनखंड किया जाए, 20 का गुणनखंड किया जाए तो 2 10, 2 5 10, 5 एक का 5, 1 एक का 1, और फिर यहाँ पे 3 का गुणनखंड किया जाए, 3 एक का 3, 1 एक का 1। देखिए आप यहाँ पे देखिए ये
एक जो है गुणनखंड में सिर्फ एक मिल रहा है, एक के सिवा कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो ये आपकी दोनों संख्याएं क्या है, आपकी सहभाज्य संख्या है। ये दोनों आपकी सहभाज्य संख्या है। उसी प्रकार ये देखिए, ये भी और ये भी, ये सब क्या है, सहभाज्य संख्या है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आप अपने विचारों से सोच सकते हैं कि क्या क्या अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। मैंने आपको बता दिया है कि सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं में अगर केवल व केवल एक गुणनखंड मिलता हो, वे संख्या आपकी सहअभाज्य संख्या कहलाती है। अब आते हैं परिमेय संख्या किसको कहते हैं। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? परिमेय संख्या आपको जानने के लिए सबसे पहले, परिमेय संख्या हमेशा जो है वो क्या है, प्लस और माइनस दोनों में हो सकती है, और बटे में हो सकती है परिमेय संख्याएं, और बटे में नहीं भी हो सकती हैं परिमेय संख्याएं। जरूरी नहीं है कि जो बटे में हो, बटे में होती है वो संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और से परिमेय संख्या को बताने के लिए जैसे यहाँ पे हम लिख दिए, बताइए, जीरो 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 परिमेय संख्या है कि नहीं है? जीरो परिमेय संख्या है, जीरो परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो के नीचे एक हम लिख सकते हैं आसानी से, क्योंकि हर संख्या के नीचे हम एक लिख सकते हैं, क्योंकि एक का अगर किसी भी संख्या में हम भाग देते हैं तो वो जो संख्या है जिसमें भाग देते हैं वही संख्या हमको प्राप्त होती है। देखिए, परिमेय संख्या वास्तव में वे संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में हम लिख सकते हैं, लेकिन नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। जो हर है ना, हर, ये नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, माइनस में हो प्लस में हो चलेगा, लेकिन नीचे जीरो, हर में जीरो कभी नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका जीरो बटा जीरो, ये परिमेय संख्या है कि नहीं? तो आप जाहिर सी बात है, गौर करिए, p बटा q के रूप में, यानी अंश बटा हर के रूप में लिखा गया है। इसको हम आपको बता दिए हैं कि अगर नीचे आपका जीरो मिल गया, दिख गया, तो समझ जाइए कि वो बिल्कुल परिमेय संख्या नहीं है। हम आपसे पूछेंगे, बताइए, एक परिमेय संख्या है कि नहीं? एक बटा जीरो परिमेय संख्या है कि नहीं? तो आप एक बटा जीरो परिमेय संख्या बिल्कुल नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि देखिए, p बटा q के रूप में लिखा है, यानी अंश बटा हर के रूप में लिखा गया है, और लेकिन नीचे जो है आपका देखिए जीरो है, तो भाई वे क्या है? परिमेय संख्याएं नहीं है। परिमेय संख्याओं में ये खास बात ध्यान रखना होता है कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे -1/2, क्या ये परिमेय संख्या है? तो आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल परिमेय संख्या है। हम आपको बोले हैं कि माइनस में लिखा हो और चाहे प्लस में लिखा हो, वो आपकी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, और p बटा q के रूप में लिखी हो और ना भी लिखी हो तब भी वो परिमेय संख्याएं हैं, बिल्कुल परिमेय संख्याएं हैं। ये आप मत ना सोचिएगा कि जो बटे में लिखी गई संख्या है, जो बटे में लिखी गई संख्याएं हैं वो परिमेय संख्याएं नहीं, जो बटे में संख्याएं नहीं लिखी गई होती हैं वो भी परिमेय संख्या होती हैं। जैसे आप एक की बात करें, एक परिमेय संख्या है कि नहीं है? एक परिमेय संख्या है, -1 परिमेय संख्या है, क्योंकि एक के नीचे अगर हम एक लिख देते हैं, देखिए p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है इसको, -1 को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। और हर देखिए, हर कहाँ? जीरो नहीं है, तो भाई माइनस की हर संख्याएं क्या है? वो आपकी परिमेय संख्या है। और जैसे बात किया जाए कि जीरो परिमेय संख्या है कि नहीं, जीरो वास्तव में परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो के नीचे हम एक लिख सकते हैं। और बात किया जाए कि 3/2, बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं है? हाँ, परिमेय संख्या है, क्योंकि आप देखिए, अब इसमें आ गया ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, ये मत देखिए कि वो प्लस है कि माइनस है, नीचे आपका क्या है? जीरो नहीं होना चाहिए, बस नीचे
नीचे आपका जीरो नहीं होना चाहिए। ऊपर प्लस में लिखा हो संख्या चाहे माइनस में लिखी हो, नीचे प्लस में लिखी हो चाहे माइनस में लिखी हो, वे आपकी संख्याएं क्या है, परमेय संख्या कहलाती है। जैसे बात किया जाए कि बताइए ये आपकी यहाँ पे मान लीजिए कि -9, ये परमेय संख्या है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसके नीचे एक लिख सकते हैं हम। देखिए अंश और हर के रूप में हो गया, नीचे नहीं है, नीचे जीरो नहीं है, इसलिए -9 आपका क्या है, परमेय संख्या है। अब चलते हैं अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या किसको कहते हैं? इरेशनल नंबर, अंग्रेजी में इसको इरेशनल नंबर बोला जाता है। अब हमें अपरमेय संख्याओं को बताना है, तो अपरमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो संख्याएं करड़ी में होती हैं। हाँ, ये करड़ी में अगर हैं संख्याएं, करड़ी में अगर संख्याएं लिखी गई हैं, उनका वर्गमूल ना निकले, यानी उनको बाहर ना निकाला जा सके, किसी भी प्रकार से उसको बाहर ना निकाल पाए उन संख्याओं को, तो वे संख्याएं आपकी अपरमेय संख्या कहलाती हैं। तो या तो आप आसान भाषा में जवाब दे सकते हैं कि वे संख्याएं जिन संख्याओं को अंश p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे संख्याएं आपकी अपरमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखा रहा हूं, इसको करड़ी पढ़ा जाता है, ऐसे जो चिन्ह बना हुआ है इसको करड़ी पढ़ते हैं। तो मान लीजिए करड़ी में 2 लिखा है, तो आपसे पूछा जाए कि बताइए करड़ी में 2 परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है, तो आप इसका जवाब देंगे कि अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है करड़ी में 2। हम आपको बता दिए कि वे संख्याएं करड़ी में नहीं होनी चाहिए। अगर करड़ी में हैं, तो करड़ी में है संख्या, तो उन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलना चाहिए। वर्गमूल नहीं निकलना चाहिए कहने का मतलब है कि जैसे करड़ी में 4 लिखा है ना, तो ये पूछा जाए परमेय संख्या है कि नहीं है, तो आप कहेंगे कि ये परमेय संख्या क्या है, ये परमेय संख्या नहीं। सर आप बताएं कि जो है करड़ी में लिखा हो तो परमेय संख्या क्या होती है, परमेय संख्या नहीं होती है। नहीं, आप बिल्कुल गलत है। जो करड़ी में होती है वो भी संख्याएं परमेय संख्या होती हैं, और एक शर्त होता है कि वे संख्याएं तब परमेय संख्या होंगी जब करड़ी क्या है, उन संख्याओं का वर्गमूल निकल सके। वर्गमूल निकल सके कहने का मतलब है कि जैसे 4 है ना, 4 को हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। 4 को हम क्या है, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। अगर एक ही संख्या करड़ी में 2 बार आ जाए, तो हम एक ठो उसको बाहर निकाल सकते हैं। 2 गुणे 2 जो है, और देखिए क्या है, 2 गुणे 2 करड़ी में 2 बार है, तो हम बाहर इसको निकाल लिए। तो यानी करड़ी में जो 4 है वो आपका क्या है, वो आपका जाहिर सी बात है कि परमेय संख्या है। हाँ भाई, करड़ी में अगर है तो उसका वर्गमूल नहीं निकलना चाहिए, तब वो आपकी परमेय संख्या कहलाएगी। और आपसे पूछा जाए कभी कि बताइए कि जीरो, आप गौर से ध्यान दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीरो बताइए प्लस माइनस होता है कि नहीं होता है। जीरो धनात्मक और ऋणात्मक होता है कि नहीं होता है? आप जवाब देंगे कि जीरो प्लस माइनस नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। वह केवल पूर्णांक है। वह केवल क्या है, एक पूर्णांक है। आप कभी भी जीरो को ऐसे नहीं देखे होंगे, कभी भी जीरो को अकेले ऐसे नहीं देखे होंगे, -0 ऐसे कभी नहीं लिखा होगा। जीरो लिखा होगा पूरा ऐसे जीरो लिखा होगा। जीरो प्लस और माइनस, धनात्मक ऋणात्मक बिल्कुल नहीं होता है। आप कोई पूछ ले कि बताइए, आप बताइए कि जीरो प्लस होता है कि माइनस होता है, आप जवाब देंगे कि जीरो प्लस और माइनस दोनों नहीं होता है। जीरो केवल एक पूर्णांक है। पूर्णांक कहने का मतलब एक पूरा अंक है। अब बातें हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। वास्तविक संख्याओं की बात करते हैं। जब परमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों को आपस में मिला दिया जाता है, तो वो आपकी अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, ये
वास्तविक संख्याओं को अंग्रेजी में रियल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को मिला दिया जाए तो वो आपकी क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। जैसे देखिए करड़े में 2, करड़े में 2 क्या है आपकी अपरिमेय संख्या है, -1/2 परिमेय संख्या है। करड़े में -3 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या दोनों आपस में मिले हुए हैं ना, तो वो आपकी वास्तविक संख्या है। तो आपसे कोई पूछे कि बताइए क्या है, बताइए -1 प्राकृतिक संख्या है कि सम संख्या है कि विषम संख्या है, कौन सी संख्या है, तो -1 जवाब देंगे कि भाई -1 क्या है, प्राकृतिक संख्या बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम बता चुके हैं माइनस की संख्याएं जो होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। अब जो है पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या -1 पूर्ण संख्या है कि नहीं है, तो माइनस देखिए पूर्ण संख्या में माइनस नहीं होता, पूर्ण संख्या भी -1 नहीं है। अब आते हैं सम संख्या, -1 सम संख्या है कि नहीं है, -1 सम संख्या बिल्कुल नहीं है। अब विषम संख्या की बात करते हैं, माइनस है कि नहीं है, माइनस विषम संख्या -1 क्या है, विषम संख्या नहीं है, ये पूर्णांक है। तो क्या है, अब जो है अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या क्या होती हैं आपको पता चल गया। अगर आपको ज़्यादा डाउट हो तो मैं एक बार यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। आप नोट की कॉपी ले लीजिए, आप नोट की कॉपी बना सकते हैं, आप उसमें मेरी बातों को आप जो है स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं। ये आगे चलकर आपको कंपटीशन में जब आप 12 पास करेंगे, जब 12 पास करेंगे, जब बड़ी बड़ी कंपटीशनों में जाएंगे तो ये सब बातें काम में आ सकती हैं, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैथ की जो होती है बेसिक लेवल है, आपको अगर ये नहीं आएगा तो मैथ आपको बिल्कुल नहीं आएगा, आपको ये पता होना चाहिए। ये छोटे छोटे बच्चों को भी पता होना चाहिए। इन सब बातों को अगर आप जान रहे हैं तो मैथ आपके लिए आसान है। अगर जैसे आपको बात किया जाए कि जैसे एक पेड़ है, आपसे पूछा जाए कि पेड़ में सबसे उसका मेन पार्ट कहाँ है, तो आप जाहिर से जवाब देंगे टहनी नहीं है। मेन पोर्शन होता है उसका नींव, जड़ है। अगर जब जिस इंसान का भाई जड़ ही नहीं मजबूत होगा तो बताइए किसी चीज को कैसे हल कर पाएगा। अगर पेड़ जैसे पेड़ एक ठो है, पेड़ अगर मिट्टी में लगा हुआ है, अगर उसकी जड़ें जो है काफी दूर तक नहीं फैली हुई है, मजबूती से नहीं बंधा हुआ है, तो बताइए क्या पेड़ टिक सकता है, हवा आएगा भाई वो गिर सिर जाएगा। जैसे आप मकान बना रहे हैं भाई, अगर मकान में आप उसको नींव जो होता है, नीचे की नींव डाली जाती है खोदने के बाद, अगर उसको ही बेहतरीन तरीके से नहीं बनाएंगे तो आपका मकान जो है गिर सकता है। मेन समस्या है कि कोई भी चीज आपको पता हो, वो आपको क्लियर एकदम बेहतरीन तरीके से पता हो। जैसे कहा जाता है कि थोड़ा ही खाइए लेकिन अच्छे से खाइए, ये नहीं कि कुछ भी गजड़ गजड़ कुछ भी खा के पेट में जो है अपना पेट खराब कर लें। थोड़ा से खाइए, बेहतरीन खाना खाइए, ठीक है, और थोड़ा ही पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, बेहतरीन तरीके से पढ़िए। जैसे एक घड़ा होता है, घड़ा एक बूंद उसमें लगातार गिरती रहे, एक एक बूंद, तो घड़ा क्या है, भर जाता है भाई आने वाले समय। इसीलिए आप रेगुलर जो है थोड़ा पढ़ते जाएंगे। एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार में नहीं समझ में आएगा, समझ में आएगा क्यों नहीं भाई, आखिर कोई भी चीज़ बना है तो उसको समझने के लिए, जानने के लिए, ठीक है, यूज करने के लिए बना है। आपको समझ में आएगा, आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है।